हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 2023 बोर्ड एग्जाम आप भी देने वाले हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को समाज विज्ञान के दीर्घ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाला हूँ। दीर्घ मतलब कि लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 6 नंबर के लिए आता है। ठीक है, और संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है और वो प्रश्न बताया जाता है जो कि प्रश्न 100% बोर्ड एग्जाम में आता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, प्रश्न को तैयार कर लेना। इसलिए तैयार कर लेना क्योंकि इस बार आप लोगों का टारगेट 95% का है और बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे चैनल पे तैयारी कराई जा रही है। तो जितने मैं आप लोगों को त्रिपुत्रीय प्रश्न बताऊंगा सभी इंपॉर्टेंट है, इसको मान के चलिएगा। ठीक है, अगर आप हमारा विश्वास करते हैं तो इन जरूर इन प्रश्नों को तैयार कर लेना, 100% तैयार कर लेना। ठीक है, जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कितने महत्वपूर्ण है सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आता है कि भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए। कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उसका जो वर्गीकरण करना है विस्तार से करना है के लिए बोला है। ठीक है, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो देखो उत्तर कैसे लिखोगे कि भारत में अनेक प्रकार की उच्चवावच जलवायु, भू आकृतियां और वनस्पतियां पाई जाती हैं और इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। मतलब कह रहा है कि भारत में बहुत प्रकार की उच्चवावच हैं, जलवायु अलग प्रकार की है, भू आकृति अलग अलग है, वनस्पति अलग तरीके से पाई जाती है। तो इसी कारण अनेक प्रकार की मृदाएं भी पाई जाती हैं। और कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे जलोढ़ मिट्टी। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जलोढ़ मिट्टी। देखो हमने कहा कि आप लोगों को जो सामाजिक विज्ञान उसको पॉइंट बनाकर लिखना है और पॉइंट बना के लिख के लेके आया हूँ ताकि आप लोगों का आदत हो जाए और बहुत बेहतरीन नंबर मिलता है अगर पॉइंट बना के लिखते हो तो। जलोढ़ मिट्टी में पहला हेडिंग रहेगा स्थान। फिर उसमें पहला पॉइंट लिखोगे कि यह मृदा नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है। मतलब जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो नदी द्वारा जो बहाकर लाए गए निक्षेप होते हैं उनसे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। फिर कह रहा है कि संपूर्ण उत्तरी मैदान जैसे आपका गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, पाई जाती हैं। कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा में पाई जाती है। कह रहा है कि ये जो मिट्टी पाई जाती है वो पूर्वी तटीय मैदान पे अधिकतर विशेष प्रकार से वो महानदी कहाँ, गोदावरी, महानदी एक गोदावरी एक कृष्णा और कावेरी नदियों में डेल्टा में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे देखिए यहाँ पे इसका अगली हेडिंग रहेगा उपजाऊपन। ठीक है, इसमें कौन सी चीज मतलब उपजाऊ कर सकते हैं। तो जैसे गन्ने की खेती की जा सकती है, चावल की खेती, गेहूं की खेती के लिए यह क्या है, मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें खनिज के, तो खनिज कौन से इसमें है, तो पोटास है, फास्फोरस है। ठीक है, अगर देखिए ये मिट्टी बांगर और खादर दोनों पाई जाती है। बांगर का मतलब ये चीज होता है कि इसमें पुराना जलोढ़ होता है। ठीक है, पुराना जलोढ़ को बांगर कहते हैं। इसमें जैसे कंकर और कंकर पाए जाते हैं और कंकर पाए जाते हैं इसलिए इसमें कम उपजाऊ होता है। और एक खादर पाया जाता है। खादर मतलब होता है कि नया जलोढ़ मिट्टी और इसमें महीन कण होते हैं और इसमें जो होता है फसल अधिक उपजाऊ होता है। ठीक है, बस इतना ही पॉइंट आप लोगों को जलोढ़ मिट्टी में लिख देना है। तो पहला मिट्टी तो क्लियर हो गया आप लोगों का, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी के या काली मृदा के ये दोनों एक ही बात है। तो काली मृदा क्या होती है, स्थान पहला हेडिंग डालोगे या लिखोगे इसमें कि मृदाएं जो है, ये काली मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में बेसाल्ट में पाई जाती हैं और लावा जनक सैलों से बनी होती है। कह रहा है कि काली मृदा जो होता है लावा जनक सैलों से बनी होती है और ये दक्कन पठार के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखोगे कि महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है ये मृदाएं और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक ये क्या है, फैली हुई है। ठीक है, तो 2 पॉइंट लिखने के बाद सीधे आप हेडिंग डालोगे उपजाऊपन। इसमें किसकी उपजाऊ कर सकते हैं, तो देखिए इसमें कपास की खेती के लिए उचित मानी जाती है काली मृदा और इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो कि इसे रेंगन मृदा भी कहा जाता है। मतलब काली मृदा को रेंगन मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, और इसी काली मृदा को काली कपास मृदा के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो दोनों पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बात करें खनिज, तो देखो इसमें खनिज कौन कौन से होते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटास होता है और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है काली मृदा।
ठीक है। देखो इसमें फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है। जैसे गर्म मौसम होता है या शुष्क मौसम हो जाते हैं तो इन मृदाओं में दरार पड़ जाती है। ठीक है। कह रहा है कि गीली होने पर ये जो मृदाएं होती हैं चिपचिपी हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो जो मेन पॉइंट था उसको हमने पॉइंट बना बना के एकदम अच्छे से लिखा है। इसी प्रकार आप एग्जाम में लिखते हो पॉइंट बनाकर तो अच्छे अंक मिलने वाले हैं, आपको इतना याद रखिए। चलिए, तो यहाँ पे दूसरा प्रकार भी हो गया काली मृदा का। अब अगला देखते हैं। देखिए अगर आगे हम बात करें तो अगला है लाल और पीली मृदा। ठीक है। लाल और पीली मृदा स्थान में लिखेंगे हम लोग कि दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। मतलब जहाँ पे कम वर्षा होती है, जैसे दक्कन के पठार पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में। ठीक है। और यह रवेदार आग्नेय चट्टानों पर यह मृदा पाई जाती है जहाँ कम वर्षा होती है। ठीक है। इतना पॉइंट लिखने के बाद अगला पॉइंट लिखोगे ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में और मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाटी में पहाड़ी पर पाई जाती है। तो कोई पूछे लाल और पीली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य गंगा और मैदान के दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट में पहाड़ी पर यह मृदाएं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट लिखोगे कि इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के कारण होता है। ठीक है। कह रहा है कि जो मिट्टी होता है इसका रंग लाल किस लिए होता है, तो रवेदार आग्नेय और रूपांतरित, ठीक, रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के कारण होता है। अगला पॉइंट लिखोगे कि इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। ठीक है। क्योंकि लाल रंग भी होता है, पीला रंग भी। तो लाल रंग तो मालूम चल गया कि लौह धातु के कारण होता है। और पीला रंग किस लिए होता है, तो इनमें जलयोजन के कारण होता है पीला रंग। चलो, तो ये भी आप लोगों का मृदा खत्म हो गया। अगला हेडिंग डालोगे मरुस्थलीय मृदा। ठीक है। और मरुस्थलीय मृदा में लिखोगे कि मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। पहली बात। दूसरा पॉइंट, यह मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होता है। और तीसरा लिखोगे कि मृदा की सतह के नीचे जो होती है कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। जितना नीचे जाओगे कैल्शियम की मात्रा उतनी अधिक होती जाएगी। और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह क्या होती है, पाई जाती है। जितना नीचे जाओगे तो चूने के कंकर की सतह पाई जाएगी नीचे। और इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। मतलब इस मृदा में भी हम कृषि कर सकते हैं, लेकिन उसको अधिक से हमें सिंचित करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से, तब जाके इसमें हम लोग फसल उगा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला मृदा का प्रकार, क्योंकि पूरा मृदा का प्रकार हमको बताना है ना, पूरा वर्गीकरण करने के लिए बोला है। 6 नंबर का प्रश्न है। अगला मृदा का होगा लेटराइट मृदा। और लेटराइट मृदा में लिखोगे स्थान में कि इन मृदाओं का विकास जो है मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। लेटराइट मृदा का निर्माण कहाँ हुआ है, तो प्रायद्वीपीय जो पठार है उनके ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है लेटराइट मृदा का निर्माण। कह रहा है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जैसे दक्षिणी राज्यों में महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में क्या होते हैं, मृदाएं पाई जाती हैं। आगे अगर हम बात करें तो अगली हेडिंग रहेगा उपजाऊपन। मतलब इसमें क्या उपजा सकते हैं हम लोग। देखो यह मृदाएं जो हैं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊपन नहीं है। मतलब कि ये मृदाएं कृषि इसमें नहीं उपजा सकते हैं। मतलब वही कह रहा है कि कृषि के लिए पर्याप्त नहीं है। और अगला पॉइंट लिखोगे फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। मतलब कह रहा है कि लेटराइट मृदा में अगर आपको फसल उगानी है तो बहुत अधिक मात्रा में आपको खाद डालना पड़ेगा, उर्वरक डालना पड़ेगा, तब जाके इसमें फसल आप उगा सकते हो। ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे यह है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसल की खेती होती है। मतलब कह रहा है कि जो लेटराइट मृदा है इसमें खेती की जाती है किसकी, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में, इन राज्यों में जैसे काजू जैसे वृक्षों वाली फसल की खेती होती है इसमें लेटराइट मृदा में। खनिज की अगर हम बात करें तो इसमें देखो जैव पदार्थ नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फेट पाया जाता है और कैल्शियम की मात्रा, जो कैल्शियम की कमी होती है, तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। मतलब इस मृदा में कैल्शियम की तो कमी होती है, लेकिन अधिकता किसकी होती है, तो लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। अगला पॉइंट लिखोगे यहाँ पे कि लेटराइट शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्दों लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। ठीक है। लेटराइट जो मृदाएं हैं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में क्या होती है, विकसित होती है। जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा या जहाँ पे बहुत ज्यादा भारी वर्षा होगी वहां पे यह मृदाएं अधिक पाई जाती हैं। ठीक है।
यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया है आप लोगों को। चलिए, तो ये भी आप लोगों को मृदा क्लियर हो गया। अब लास्ट एक मृदा और बचा है, इसके बाद यह प्रश्न क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से समाप्त हो जाएगा। चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। लास्ट आपका वन मृदा है। क्या है? वन मृदाएं। चलिए इसको देखते हैं। लिखेंगे पहला पॉइंट कि अपने नाम के अनुरूप ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती है। मतलब अपने नाम के अनुरूप का मतलब कि वन, इसका नाम क्या है, वन मृदा। तो मतलब कि जहाँ वन अधिक होंगे, पेड़ पौधे अधिक होंगे, वहीं ये मृदा पाई जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखोगे कि इन मृदाओं का निर्माण जो होता है पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इन मृदाओं का निर्माण कहाँ होता है? पर्वतीय पर्यावरण में होता है। अगला पॉइंट लिखोगे कि इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का जो गठन और संरचना बदलती है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि नदी घाटियों में ये मृदाएं जो होती हैं दोमट और सिल्टदार होती हैं। अगला पॉइंट है कि परंतु ऊपरी ढालों पर इनका जो गठन होता है मोटे कणों का होता है, और हिमालय के हिमांच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत क्या होता है, अपरदन होता है। बस इतने पॉइंट्स आपको इस मृदा में लिख देना, वन मृदाएं में। नोट कर लो इसको। तो बहुत अच्छे से इसका नोट्स बना लेना है और अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं। ठीक है। आई होप आपको भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण पूछा था हमको विस्तार से, हमने बहुत अच्छे से बता दिया। जितने भी मिट्टी पाई जाती हैं, 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको हमने अच्छे तरीके से लिख के आपको बता दिया है। तैयार कर लेना है, पहला प्रश्न है। चलो आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलो देखो, अगला प्रश्न जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है कि संसाधन नियोजन से आपका क्या तात्पर्य है? भारत में संसाधन नियोजन को समझाइए। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। आप हेडिंग डालोगे सबसे पहले संसाधन नियोजन, और पॉइंट बना के लिखोगे पहला पॉइंट कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। ठीक है। कह रहा है कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक क्या है, सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये आप संसाधन नियोजन में हेडिंग बना के 2 पॉइंट लिखोगे। ठीक है। इसके बाद तब अगली हेडिंग आप डालोगे कि भारत में संसाधन नियोजन, और पॉइंट बना के लिखोगे। पहला पॉइंट लिखोगे कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। ठीक है। इसमें लिखोगे कि इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। ठीक है। मतलब मापन करता है। फिर अगले पॉइंट लिखोगे कि संसाधन जो है विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन और ढांचा तैयार करना है। फिर लिखोगे तीसरा पॉइंट कि संसाधन विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजनाएं में समन्वय स्थापित करना होता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे भारत में संसाधन नियोजन हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बता दिया है, पॉइंट बना बना के हमने लिखा है। देखो वही पॉइंट इसमें लिखवाया जा रहा है ना, जो इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर वही खोजता है पॉइंट, ये नहीं कि फालतू के जो भी आप उसमें लिख दोगे तो नंबर आपको मिल जाएंगे, नहीं। एग्जामिनर को चाहिए फैक्ट चीज। ठीक है, कि जो इस प्रश्न में इंक्लूड हो, और वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज लिखोगे इस प्रकार, पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। चलो, तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया ना। अगला प्रश्न बढ़ता है। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेना कि IUCN के अनुसार प्रजातियों को कौन कौन सी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि IUCN के अनुसार प्रजातियों को कौन कौन सी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो देखो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। किन किन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। ठीक है। चलो, तो देखो अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहला है सामान्य जातियां। सामान्य जातियां में लिखोगे कि सामान्य जातियां ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जो है जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जैसे में पशु हुआ, साल हुआ, चीड़ हुआ और कृंतक इत्यादि। ठीक है। ये सामान्य जातियां के अंतर्गत आएंगी, मतलब जिनकी संख्या जो है जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जो भी ये आपको यहाँ पे चीजें दिख रही हैं, जैसे पशु, साल, चीड़, कृंतक, इनकी जो है जीवित रहने की जो यहाँ पे संख्या है
वो फिक्स मानी जाती है कि हाँ, जैसे हम लोग कितने वर्ष तक जी सकते हैं, कोई पक्षी पशु जो है वो कितने वर्षों तक जी सकता है, ये फिक्स होता है। ठीक है, लगभग के अनुमान में हम लोग बता सकते हैं। दूसरा होता है संकटग्रस्त जातियां। देखिए इसमें क्या आता है संकटग्रस्त जातियां में, कि ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का क्या है खतरा है। ठीक है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। ठीक है, कह रहा है कि संकटग्रस्त जातियों में लुप्त होने का खतरा है, मतलब कोई भी यहाँ पे पशु है, चाहे जो भी इस जातियों के अंतर्गत आने वाले कोई भी यहाँ पे जीवित प्राणी है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे लुप्त होने का उनका खतरा है। जैसे में लिखोगे, जैसे में काला हिरण हुआ, मगरमच्छ हुआ, भारतीय जंगली गधा हुआ, गेंडा हुआ, शेर पूंछ जाला बंदर हुआ, संघाई मणिपुरी हिरण हुआ, ठीक है, इत्यादि। ये सब संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत आते हैं। कहाँ ये दिखाई देते हैं, इनका लुप्त होने का खतरा है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में अब ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अगला लिखोगे, अगला है सुभेद जातियां। ठीक है, देखो सुभेद जातियां क्या होती हैं, कि ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या क्या हो रही है घट रही है। ठीक है, सुभेद जातियां तो वे जातियां हैं जिनकी संख्या क्या हो रही है घट रही है। ठीक है, इसमें और लिखोगे आप, यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, उसी के नीचे लिखोगे आप कि यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती हैं और इनकी संख्या क्या है घटती रहती है, तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए संकटग्रस्त जातियां मतलब समझे है ना, कि जिनका लुप्त होने का क्या है खतरा होता है। फिर कह रहा कि जिसमें इसमें क्या कौन कौन सी पाई जाती हैं, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी पाया जाता है इसमें, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों क्या है उदाहरण है। चलो अगला अगर हम बात करें तो दुर्लभ जातियां होती है। दुर्लभ जातियां मतलब इन इन जातियों की संख्या क्या होती है बहुत कम या सुभेद है, मतलब बहुत कम इसमें पाई जाती हैं। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त जातियों में भी क्या कर सकते हैं आ सकती हैं। इसे बोलते हैं दुर्लभ जातियां। लास्ट आपका है स्थानिक जातियां, इसको लिखो। स्थानिक जातियां क्या होती हैं, कि प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां जो है, अंडमानी टील हुआ, निकोबारी कबूतर हुआ, अंडमानी जंगली सुअर हुआ और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के क्या हैं उदाहरण है। यह अस्थानिक जातियां के अंतर्गत आती हैं। तो बस ये प्रश्न आप लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, तैयार करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएंगे। चलो अगला प्रश्न बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, एक और जातियां इसमें बचा था उसको भी बता देता हूँ। एक और बचा था लुप्त जातियां, उसको भी नोट कर लेना। जैसे लुप्त जातियां में आएगा कि वे जातियां जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर क्या अनुपस्थित पाई जाती है। मतलब लुप्त जातियां मतलब होता है कि अगर ये जहाँ रहते हैं अगर वहां पे जाओगे ना तो इनके आवास अनुपस्थित पाए जाते हैं, मतलब वो वहां रहते नहीं है। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही क्या हो जाती हैं लुप्त हो गई हैं। ठीक है, तो ये लुप्त जातियां के अंतर्गत आते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए, अगला प्रश्न जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, उसको तैयार करना है और बहुत महत्वपूर्ण ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको नोट कीजिएगा कि भारत में वन और वन्य जीवन संरक्षण को विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे कि भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, और ये बहुत बड़ा इसका आंसर है, इसलिए मैं पॉइंट बना बना के लिख के लेके आया हूँ। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट यहाँ पे पॉइंट बना के लिखोगे कि संरक्षण से पारिस्थितिकीय विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन का जो साध्य संसाधन जैसे जल हुआ, वायु हुआ और मृदा है, ये सभी क्या होती हैं बने रहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखोगे कि यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जेनेटिक्स विविधता को भी क्या होती है संरक्षित करती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट वही पॉइंट लिखवा रहा हूँ जो मेन मेन पॉइंट है। ठीक है, 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षण ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम को क्या किया है पुरजोर मांग की है। और अगला पॉइंट है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में किया गया है, जिसमें वन्य जीवों के आवास संरक्षण लागू के अनेक क्या थे वहां पे प्रावधान थे।
उसी के जस्ट अगला पॉइंट लिखोगे आप कि सारे भारत में जो रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई और इस कार्यक्रम के तहत बची हुई जो संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार जो है प्रतिबंधन पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है। ठीक, यहाँ तक आपने नोट कर लिया है। इसके बाद लिखोगे अगला पॉइंट कि तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार क्या किया है, स्थापित किए हैं। और अगला पॉइंट कि केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं को भी घोषणा की जिनका जो उद्देश्य है वो गंभीर खतरे में पड़े हुए कुछ विशेष वन्य प्राणियों को रक्षण प्रदान करता था। तो लिखोगे इसमें कि इन प्राणियों में जैसे बाघ हुआ, एक सींग वाला गेंडा हुआ, कश्मीरी हिरण हुआ तथा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ जैसे लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और वन्य और अन्य प्राणी इसमें क्या थे, शामिल हैं। फिर अगला पॉइंट लिखोगे इसमें कि इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण और चिंगारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया है। फिर लिखोगे कि संरक्षण नियोजन में कीटों को भी क्या है, महत्व मिल रहा है। फिर वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी यहाँ पे संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। अब जाके ये प्रश्न यहाँ पे क्लियर हुआ। तो देखो कितना पॉइंट हमने मेन में जो मेन पॉइंट था वही मेन पॉइंट हमने लिखवाया है और वही चीज पॉइंट बना के लिखोगे तो आपको पूरे अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, यही बात आप लोगों को शुरू से बताते आया हूँ कि सामाजिक विज्ञान में इसी तरह आप लोग लिखोगे तो अच्छे नंबर लेकर आओगे। चलो, तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। प्रश्न तो बहुत वाकई में इम्पोर्टेंट है, इसको आपको तैयार तो करना ही पड़ेगा किसी कीमत पे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न जो ये है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या है, विस्तार से वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछता है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या है। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे बहुउद्देशीय नदी परियोजना, फिर इसमें लिखना प्रारंभ करोगे कि परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवा देते हैं। मतलब बहुउद्देशीय नदी परियोजना का मतलब ये चीज होता है कि कोई भी नदी बह रही है तो उसे बांध बनाकर वहां पे वर्षा जल को इकट्ठा कर कर, ठीक है, बांध बना दो या जो वर्षा हो रही है उस जल को इकट्ठा कर कर और खेतों में सिंचाई करने के लिए उपलब्ध करवाते थे इस परियोजना के अंतर्गत। फिर कह रहा है कि आजकल जो बांध है सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते हैं अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग जैसे जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। ठीक है, लिखोगे अगला पॉइंट इसमें कि इसलिए बांधों को जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं भी कहा जाता है जहाँ एकत्रित जल के अनेकों उपयोग संभवित है। मतलब कि उन जलों को इकट्ठा करके बहुत सारे यहाँ पे अनेकों प्रकार के हम लोग यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि जवाहरलाल नेहरू जो है गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। तो आप देख पा रहे हैं ना मेरे आंसर में जो फैक्चुअल चीज है जो इम्पोर्टेंट वही मैंने यहाँ पे पॉइंट बना के लिखा है। जैसे अगला पॉइंट देखो, उनका मानना था कि इन मतलब कि इनका जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से क्या है, विकास करेगी। इसलिए उनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे वह। फिर अगला पॉइंट लिखोगे यहाँ पे कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलनों जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। अगला पॉइंट यह है कि इन परियोजनाओं का विरोध जो है मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के वृहत स्तर पर विस्थापन के कारण है। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट बस इंक्लूड करोगे कि आमतौर पर जो स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। क्योंकि परियोजना बनाने के लिए, वहाँ बड़े बड़े बांध बनाने के लिए आपको जमीन तो देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि यहाँ पे जो आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। ठीक है, आमतौर पर स्थानीय लोगों को अपना जमीन। तो देखो ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करना है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है कि वैश्वीकरण क्या है, इसके संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि वैश्वीकरण क्या है और इसको संभव बनाने वाले कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहले आप लिखो कि विभिन्न देशों के बीच
परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। मतलब किसी एक दूसरे को किसी दूसरे देश से संबंध बनाने के लिए, ठीक है। और अगली हेडिंग रहेगा कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन-कौन से हैं? तो पहला पॉइंट लिखोगे इसमें कि प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति व मुख्य कारक है, जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। प्रौद्योगिकी मतलब ये चीज़, जैसे हमारे यहाँ पे कोई प्रौद्योगिकी अलग है, उनके यहाँ पे कोई अलग प्रौद्योगिकी है। जैसे हमारे यहाँ पे कोई चीज़ की कमी हुई तो उनसे मँगा लेंगे, उनके यहाँ पे कोई चीज़ है तो हमसे मँगा लेंगे, ठीक है? तो पहला पॉइंट, तो प्रौद्योगिकी जो है वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बनाने वाला पहला कारक है। इसके बाद उसी में है, जैसे विगत 50 वर्षों से परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत क्या होती है, उन्नति हुई है। अगर 50 वर्ष पहले देखा जाए तो वहाँ पे जितने परिवहन नहीं थे, इस समय बहुत ज़्यादा परिवहन प्रौद्योगिकी का निर्माण किया गया है। इसके बाद आगे देखें तो इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं को तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है, ठीक है? जो पहले क्या होता, जो लंबी-लंबी दूरियाँ थी वहाँ पे जाने के लिए बहुत लागत देना पड़ता, लेकिन यहाँ पे बहुत कम ही लागत में बहुत अधिक दूरी तक यहाँ पे सफ़र किया जा सकता है और वस्तुओं को पहुँचाया जा सकता है। अगला यह है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास जो है, वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की गति से परिवर्तित हो रही है। मतलब दूरसंचार जो है, टेलीविज़न, इंटरनेट है, बहुत अधिक तीव्र गति से विकसित हुई है, ठीक है? अगला पॉइंट लिखोगे यहाँ पे, दूरसंचार सुविधाओं में जैसे टेलीग्राफ, टेलीफ़ोन भी आ जाएगा, मोबाइल फ़ोन एवं फैक्स का विश्व भर में एक-दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है? जो आप टेलीविज़न देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हो, इंटरनेट, ये इतने ज़्यादा विकसित हो गए हैं कि कहीं दूर, अगर आप अमेरिका कहीं पे भी हो, तो वहाँ से आप तुरंत संपर्क कर सकते हो मोबाइल के ज़रिए, ठीक है? टेलीविज़न के ज़रिए। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, कि इंटरनेट से हम जो तत्काल इलेक्ट्रॉनिक जैसे ईमेल भेज सकते हैं तुरंत, और अत्यंत कम मूल्य पर, बहुत कम दाम पर हम विश्व भर में अ, वा वॉइस मेल कर सकते हैं, मतलब कि वॉइस मैसेज हम कर सकते हैं, ठीक है? बहुत कम मूल्य पर। तो ये प्रश्न यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जितना प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, इसको नोट कर लेना, पढ़ के ही अब जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।